हेलो एरिन का निर्माण विधि, क्योंकि मैंने आपको हेलो एल्केन कल पढ़ा दिया था। हेलो एल्केन हो गया, आज हेलो एरिन का निर्माण विधि पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि हेलो एरिन किसे कहते हैं, आपको मालूम हो गया होगा। तो हेलो एरिन का हम लोग मतलब कि निर्माण विधि पढ़ेंगे, मतलब कि हेलो एरिन का अभिक्रिया पढ़ेंगे, तब विरचन। ठीक है, मान लीजिए टालविन है, क्या है टालविन। अब टालविन मतलब हेलो एरिन की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं पहले के, हेलो एरिन की अभिक्रिया टालविन। अगर टालविन की अभिक्रिया कराया जाए, किसका टालविन का अभिक्रिया कराया जाए किसके साथ, टालविन का अभिक्रिया X2 के साथ किया जाए। ठीक, इसके साथ X2 के साथ किया जाए और Fe मतलब आयरन को पस्ती में, लेकिन अभिक्रिया अंधेरे में किया जाए, कब अंधेरा में। ठीक है, अंधेरा में किया जाए तो क्या उत्पाद बनता है, उत्पाद में क्या बनेगा, ध्यान देना। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकल सकता है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इधर मतलब कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं बताओ। क्लोरीन सिंगल बंध क्लोरीन, यह क्लोरीन और HCl बाहर निकल जाएगा तो बचा क्या, बचा क्या, टालविन से क्या जुड़ जाएगा, टालविन से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, तो एक अभिक्रिया यह है। ठीक है, मतलब कि हेलो एरिन का रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और एक अभिक्रिया और चला बताते हैं जो पेपर में अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। क्या कहते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया। तो सेंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलो ध्यान से देखना। ठीक है, सेंडमायर अभिक्रिया क्या होता है, एमीन की अभिक्रिया कराया जाता है, किसका, एमीन का अभिक्रिया। हम लोग NH2 ले लेते हैं, एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट को उपस्थिति में, और क्या लेते हैं साथ साथ HCl, क्या लेते हैं HCl। यहाँ पे याद रखना, आपको टेम्परेचर भी याद रखना पड़ेगा। क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे ले सकते हो, 273 केल्विन ले सकते हो, 273 केल्विन से 200 कितना ले सकते हो, 78 केल्विन तक। ठीक है, या डिग्री सेल्सियस बात करते हैं तो कितना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच ले सकते हो। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उत्पाद के रूप में हम लोग को BDCl बनेगा। क्या बनेगा, BDCl, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, BDCl। इसका पूर्ण नाम क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या शॉर्ट फॉर्म में BDCl कहा जाता है। अब ध्यान देना, अब इसका अभिक्रिया कराना है, इसका अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड को उपस्थिति में, मतलब Cu2Cl2 को उपस्थिति में, Cu2Cl2 को उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराना है। जब इस अभिक्रिया को Cu2Cl2 को उपस्थिति में कराएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसी अभिक्रिया को कहते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। क्या कहते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया कहा जाता है। तो पूछेगा पेपर में सेंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका निर्माण विधि बताइए। ठीक है, तो आपको सेंडमायर अभिक्रिया 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो नीचे वाला कौन सा अभिक्रिया है, सेंडमायर अभिक्रिया है। अब ध्यान चलते हैं आगे। अगर ये एक अभिक्रिया मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है, आपको करना है, मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, तो आप सेंडमायर अभिक्रिया की दूसरा अभिक्रिया करके आना है। और जैसे पेपर में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, एमीन की अभिक्रिया कराइए। ठीक है, एमीन की अभिक्रिया कराना है किसके साथ, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक क्या लेना है हम लोग को, Na, ठीक है, NaNO2 लेना है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं HCl ले लेते हैं। तो यहाँ जो उत्पाद बनेगा A, इसको लिखना है। फिर इसकी अभिक्रिया Cu2Br2 की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो उत्पाद B बनेगा इसका भी नाम लिखना है। तो आपको यही 2 पूछ रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा, इसका उत्तर जो भी हो आप दीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है, सोचिए ना, लिखिएगा। तो ये सेंडमायर अभिक्रिया हमारा लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, जब हम लोग सेंडमायर अभिक्रिया से आगे चलते हैं तो हम लोग को और सारी अभिक्रिया हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत सारा अभिक्रिया है, तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग जो अभिक्रिया पढ़ेंगे, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया हम लोग 3 टर्म में पढ़ेंगे। पहला कैसे पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा कौन सा अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। और तीसरा कौन सा अभिक्रिया पढ़ेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया। तो हम लोग पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहले पढ़ते हैं तब आगे चलते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलो बताते हैं हम। सेंडमायर अभिक्रिया समझ आ गया कि नहीं, चलो ठीक है, आ गया होगा भाई, सरल है सेंडमायर अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम पे जाते हैं, नाम का अर्थ क्या है, नाभिक, ठीक, फिर रागी, नाभिक रागी। नाभिक मतलब क्या, जब भी हम लोग परमाणु चैप्टर पढ़ते हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब रहते हैं ना,
किसके अंदर, नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर क्या रहता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहता है कि नहीं, तो नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कैसा, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है कि माइनस, प्रोटॉन हमेशा प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। प्रोटॉन कैसा धातु है, प्लस चार्ज होता है, कैसा होता है, प्लस होता है। अब ध्यान देना, रागी का अर्थ क्या है, रागी का अर्थ क्या होता है, स्नेह, प्रेम, ठीक, या क्या कह सकते हैं, प्यार, ये रागी का अर्थ है, ठीक है। तो मतलब कि प्रोटॉन को किससे स्नेह है, प्रोटॉन को किससे स्नेह है, तो प्रोटॉन भैया धनात्मक है, धनात्मक को स्नेह किससे होता है, ऋणात्मक से। और स्कूल में देख लो, कहीं भी देख लो यार, तुम लोग बच्चे जानते हो ये सब के मालूम, तो लोग आगे खिलाड़ी हो भाई, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर लेते हो अपने में, अपने आप में ही खोए रहते हो, किसी को मालूम भी नहीं चलता है कि हाँ कौन किसको सोच रहा है, किसके बारे में कह रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो नाभिक रागी का अर्थ जान गए। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं हम लोग समझते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो हम लोग नाभिक रागी होगा, नाभिक रागी को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, NU से, किससे, NU माइनस से। नाभिक रागी को किससे प्रदर्शित किया जाए, NU माइनस, न्यूक्लियोफ्यूजन कहते हैं, न्यूक्लियोफ्यूजन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ध्यान दो, हम इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं अभिक्रिया करते हैं। अगर कोई एक एल्किल हैलाइड ले लिया जाए, ठीक है, इसका अभिक्रिया किससे कराते हैं, नाभिक रागी। अगर नाभिक रागी से अभिक्रिया कराते हैं तो कैसे होगा, यही चीज़ पढ़ना है और कुछ नहीं, बस यही पढ़ना है। तो अगर नाभिक रागी से कराएंगे तो नाभिक रागी क्या करेगा, हैलाइड समूह को प्रतिस्थापित कर देगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, एल्किल के साथ। क्योंकि ध्यान देना, जब यह हैलाइड समूह हमेशा ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक। तो हैलोजन समूह क्या होता है, हैलोजन समूह ऋणात्मक होता है। तो हैलोजन समूह इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कार्बन पर प्लस, और प्लस मतलब क्या, नाभिक, और नाभिक कुछ नहीं किससे, माइनस, माइनस क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNU माइनस और X माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इससे ढेर सारी अभिक्रिया है, मैं सभी अभिक्रिया पे चर्चा करता हूँ, बहुत सारा अभिक्रिया है। तो पहले हम एक अभिक्रिया करते हैं, चलो तुम लोग बताओ, थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं, इसको ऐसे कर दो ना। एक हमको अभिक्रिया करके दिखाओ, CH3Cl का अभिक्रिया, CH3Cl का अभिक्रिया H2O के साथ करूँ। जब CH3Cl का अभिक्रिया H2O के साथ किया जाएगा तो कैसे होगा, ध्यान दो, H2O जब ब्रेक करेंगे तो H प्लस बनेगा और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, जब इसको ब्रेक करेंगे। और यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो कार्बन के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस, ठीक है। तो अब बताओ, अब किसको किससे स्नेह है, किसको किससे प्यार है, CH3 प्लस है, प्लस को किससे, माइनस है, माइनस क्या है, OH, तो क्या बन जाएगा, CH3OH, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा, HCl। अभिक्रिया संपन्न हुआ, अभिक्रिया में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है नहीं, बहुत सरल अभिक्रिया है। चलो आगे ध्यान देते हैं और अभिक्रिया कराते हैं। इससे हो गया हम लोग मतलब कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं किसके साथ, साइनाइड के साथ, ठीक है, KCl, आयोडाइड साइनाइड के साथ करा लेते हैं, या किसी के साथ भी करा लेते हैं, पहले लिस्ट से सही सीखते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग कराते हैं किसके साथ, KCl के साथ, किसके साथ, KCN, किसके साथ, KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ, किसके साथ कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड। जब पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो हम लोग को मालूम, जब पोटेशियम ब्रेक होता है तो K प्लस बनता है और Cn हमेशा क्या होता है, माइनस के रूप में। Cn क्या होगा, माइनस के रूप में। इधर कार्बन प्लस हो जाएगा और क्लोरीन क्या होगा, माइनस। प्लस को किसमें इसमें होगा, माइनस से। तो उत्पाद में क्या बन जाएगा, CH3CN और इधर क्या निकल जाएगा, KCl, ठीक है, समझ आई नहीं। तो ये दो अभिक्रिया था, मैं और अभिक्रिया बता रहा हूँ, थोड़ा इसे क्लियरेज करता हूँ ऊपर से। ऊपर वाला फार्मूला है भाई, फार्मूला, बस फार्मूला में सब कुछ रखो हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब इसका अभिक्रिया हम लोग कराते हैं एमीन से, किसके साथ कराते हैं, अगर हम लोग CH3 CH2, ठीक, फिर इधर लेते हैं हम लोग बहुत क्लोरीन ले, अब ब्रोमीन लेते हैं, ठीक है। अब इसका अभिक्रिया कराते हैं NH3 के साथ, तो क्या बनेगा, ध्यान देना। तो कुछ नहीं, CH3 CH2 अपनी जगह रहेगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, और इधर ब्रेक होके क्या बन जाएगा, ध्यान देना, इधर क्या आएगा, इधर यहाँ पे हम लोग को बचेगा इधर ब्रोमीन, इधर से एक हाइड्रोजन, तो क्या बच जाएगा, HBr। भैया जब इसे ब्रेक करोगे तो यहाँ से इसको NH2 तथा H प्लस के रूप में तोड़े, H प्लस और Br माइनस, HBr बना देंगे और NH2 माइनस किससे जाके जुड़ जाएगा, CH2 प्लस से, तो यह उत्पाद बन गया।
बना नहीं, तो इसे कहते हैं प्राथमिक एमीन। क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन। अगर पूछ लेगा द्वितीयक एमीन का निर्माण विधि, तब कैसे अभिक्रिया करेंगे? जब द्वितीयक एमीन का निर्माण विधि पूछेगा तो अभिक्रिया कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो द्वितीयक एमीन के लिए CH3 CH2, ठीक, अपने यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको? RnH2 CH3 ले लो। क्या ले लो? CH3, ठीक है। अब अभिक्रिया कराओ तो ध्यान दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा? HBr बन जाएगा। अब उधर क्या बचा है? CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2। फिर अब बचा था इधर क्या जगह जुट जाएगा? NH, और H से क्या जुटा, मतलब कि N से क्या जुटा है? एक CH3 जुटा है कि नहीं? तो CH3। तो ये नाइट्रोजन कितने डिग्री है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री एमीन बना है कि नहीं? हाँ, तो 2 डिग्री एमीन बन गया है। तो एल्कोहल भी हमने बनाया। अगर एल्कोहल बना है तो OH के साथ अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है, जो पहले मैंने बताया। इधर एमीन वाला अभिक्रिया बताया गया है। अब कुछ और अभिक्रिया बता देते हैं जो आप में आ सकता है, पेपर में पूछ सकता है। तो अब जैसे कि साइनाइड से भी बता दिए हैं। अगर आइसोसाइनाइड से पूछ लिया था अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड से, आइसोसाइनाइड यही अभिक्रिया आइसोसाइनाइड से करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या लिखना है? AgCN में आइसोसाइनाइड से अभिक्रिया कराना है। तो आइसोसाइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो कैसे उत्पाद बनेगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ वही बनेगा। यहाँ HBr, तो वहाँ देखो HBr है, इधर से निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ परिवर्तित करते हैं। CH3 CH2 हो गया। फिर वहाँ पे मतलब CN रहता है, यहाँ पे NC हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोसाइनाइड कहा जाता है। अब आगे चलते हैं और अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो अब ध्यान दो, अभी हमने इतना पढ़ा। अब हम लोग पहले ना कि मतलब कि नाभिक रागी के बारे में बता दी। इससे पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि नाभिक रागी अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसे? मार्कोनिकाफ अभिक्रिया तथा प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया। किसे? मार्कोनिकाफ अभिक्रिया और प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया, जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो पहले मार्कोनिकाफ तथा प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ एक बार फिर से वापस आएंगे हम, ठीक है। तो पहले मार्कोनिकाफ तथा प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलो समझ लो। तो मार्कोनिकाफ तथा प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया। मार्कोनिकाफ अभिक्रिया क्या कहता है? मार्कोनिकाफ अभिक्रिया कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुटेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, ठीक है। मतलब मार्कोनिकाफ अभिक्रिया कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुटेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो अब ध्यान दो, हम एक रासायनिक केमिकल लिखते हैं, मतलब कि अभिक्रिया लिखते हैं। CH3 CH2 डबल बंध CH, ठीक, 2, ठीक, यहाँ पे CH रहेगा ना, सही है। अब इसका अभिक्रिया HBr के साथ कराना है। तो कौन सा अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? मार्कोनिकाफ अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? मार्कोनिकाफ अभिक्रिया में कहते हैं कि हाइड्रोजन वहां जुटेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन संख्या कम है। तो ध्यान से देखो बाबू, 1 2 3, तो कार्बन संख्या 2 और कार्बन संख्या 3 के बीच क्या है? डबल बंध है कि नहीं? हाँ है। कार्बन संख्या 2 और कार्बन संख्या 3 के बीच क्या है? डबल बंध है। तो अब ध्यान देना कि अब यहाँ पे है तो यही पर अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा? जहाँ मतलब कि हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा? जहाँ हाइड्रोजन संख्या अधिक है। तो कार्बन संख्या 2 या कार्बन संख्या 3 पर हाइड्रोजन संख्या अधिक है, गौर करो। तो देखो, कार्बन संख्या 2 पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, कार्बन संख्या 3 पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो मतलब कि हाइड्रोजन वहां जुटेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो कार्बन संख्या 3 पर हाइड्रोजन जुटेगा और कार्बन संख्या 2 पर क्या जुटेगा? ब्रोमीन जुटेगा। क्या जुटेगा? ब्रोमीन। तो अब हम जोड़ते हैं, तो यहाँ बनाते हैं CH3 CH, अब इधर ब्रोमीन जुट गया, फिर क्या? सिंगल बंध CH2, फिर नीचे क्या जुट जाएगा? हाइड्रोजन। तो क्या हुआ? मार्कोनिकाफ अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन संख्या अधिक होता है, और मतलब ऋणात्मक परमाणु वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन संख्या कम होता है। तो इसे ही कहते हैं मार्कोनिकाफ अभिक्रिया कहते हैं। मैं एक अभिक्रिया दे रहा हूं, आपके लिए होमवर्क करके दिखाइएगा, ठीक है सब लोग। इसका कमेंट में उत्तर सबको बताना है, ठीक है, ऐसे हवाबाजी नहीं चलेगा। चलो यही है, ठीक है। इस अभिक्रिया को करना है आपको HCl की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया को जो भी उत्पाद बनेगा आपको लिख के दिखाना होगा, ठीक है। ये हो गया मार्कोनिकाफ अभिक्रिया। अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया। प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया में मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु वहां जुटे, पहले लिख देते हैं प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु वहां जुटेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या का होगा? कम होगा। लेकिन जोड़ से देंगे, कैसे जोड़ देंगे समझो। प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया जब भी होगा वो किसके उपस्थिति में होगा? पेरोक्साइड के उपस्थिति में होगा। किसके उपस्थिति में होगा? पेरोक्साइड के उपस्थिति में। प्रतिमार्कोनिकाफ अभिक्रिया पेरोक्साइड के उपस्थिति में होगा। अब बाबू लोग बात है पेरोक्साइड क्या है? क्या है?
परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड शब्द। अब ध्यान दो, अगर जहां भी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -1 होता है उस कंपाउंड को परऑक्साइड कहा जाता है। सोडियम परऑक्साइड हो गया, पोटेशियम परऑक्साइड, बेंजोइक परऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो परऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है -1, उसे परऑक्साइड कहा जाता है। हम उदाहरण समझाते हैं, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं Na2O2, Na2O2। अब Na2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। जब इसका ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि सोडियम का +1 होता है, कितना सोडियम 2, इधर कर दीजिए प्लस, फिर क्या है ऑक्सीजन कितना होता है निकालना है, x कितना ऑक्सीजन है 2 कर दीजिए, बराबर कितना 0। तो 2x प्लस सॉरी यहाँ 2 प्लस 2x बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया -2। तो x बराबर क्या होगा -1, x बराबर -1। तो x बराबर -1 मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है -1। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -1 आता है तो उस कंपाउंड को परऑक्साइड कहा जाता है। तो Na2O2 क्या हमारा परऑक्साइड है। चलो इसे मिटाते हैं, आपको समझाने के लिए किए थे बस। प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया जिसका प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान दो, प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया कैसे होता है। मान लो इसी अभिक्रिया हमें लगाना है प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को HCl की उपस्थिति में कराना है। किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में कराना है। तो अब ध्यान दो, जब भी प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया कराओ यहाँ पे परऑक्साइड लिखा जाएगा, परऑक्साइड। बहुत लोग पहचानने में कंफ्यूजन, सर यहाँ परऑक्साइड कौन सा प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया है, कौन सा मार्कोनिकॉफ। तो पहचानने का यही तरीका है कि जो मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया है उसमें कोई परऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और जो प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया है उसमें परऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, या तो परऑक्साइड का नाम भी लिखा रहेगा, जैसे Na2O2 सोडियम परऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में जब अभिक्रिया होता है हाइड्रोजन परमाणु वहां जुटता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन संख्या मतलब कि कार्बन संख्या 1 पर कम है कि कार्बन संख्या 2 पर कि कार्बन संख्या 3 पर। तो कार्बन संख्या 2 पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यह हाइड्रोजन परमाणु कहाँ आक्रमण करेगा, कार्बन संख्या 2 पर। तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, CH3CH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर CH2। अब ब्रोमीन कहाँ, मतलब हाइड्रोजन परमाणु वहाँ जुटेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या अधिक है, कहाँ, प्रति मार्कोनिकॉफ में। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ एक आध दो क्वेश्चन कर देते हैं, आप लोग को बताना है। चलो बताना है इसको, ठीक, इधर से है ना। इसकी अभिक्रिया तुम करा दो HBr की उपस्थिति में, और यहाँ लिख देता हूँ परऑक्साइड K2O2 सोडियम पोटेशियम परऑक्साइड। किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस अभिक्रिया को आप करिए, कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, चेक किया जाएगा आपका सही है गलत, आपको उत्तर का जवाब दिया जाएगा। अब चलो हम लोग आते हैं पुनः वापिस कहाँ दे, मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा क्रिया, मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने बताया था 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, मतलब कि हम लोग जो पढ़ते हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे 3 प्रकार से पढ़ेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और धातु के साथ अभिक्रिया। तो हम लोग पहले नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, फिर विलोपन अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर धातु के साथ। मैंने नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको निर्माण विधि कैसे बताया। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 विधि से होती है। कितने विधि से, 2 विधि से होती है। एक होता है SN1 तथा दूसरा होता है SN2। क्या होता है, एक होता है SN1 तथा दूसरा होता है SN2। SN1 को कहते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 को कहते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले SN1 अभिक्रिया पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन, ठीक, SN1 रिएक्शन। सबसे पहले हम एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे पढ़ेंगे, चलिए ध्यान दें। सबसे पहले इसमें कोई एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड पर किसका आक्रमण कराना है, कोई नाभिक रागी का ही आक्रमण कराना है, ठीक है, क्योंकि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो हम लोग एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक। अब इस पर किसका आक्रमण करा रहे हैं, कोई नाभिक रागी। तो नाभिक रागी पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम मान के चल रहे हैं KOH ले रहे हैं, ठीक है, KOH। तो जो SN1 अभिक्रिया होता है इसके नाम पर मत जाइए, इसके नाम पर नहीं जाना है। SN1 अभिक्रिया कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बन आयन का निर्माण होता है, फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, नाभिक रागी का आक्रमण होता है।
पहले स्टेप में कार्बोधनायन का निर्माण होता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है, नाभिक रागी का आक्रमण होता है। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखा दे रहे हैं उत्पाद क्या बनेगा, फिर आगे क्रिया भी बताएंगे, ठीक है, SN1 अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 लिख दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं कैसे ये होगा, मतलब अभिक्रिया मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मतलब अभिक्रिया ऐसे होगा। अब इस अभिक्रिया को 2 स्टेप में आपको करना है, पहले कार्बोधनायन का निर्माण करना है, फिर नाभिक रागी का आक्रमण कराना है। तो सबसे पहले कार्बोधनायन का निर्माण का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, मतलब कार्बोधनायन का निर्माण। तो कार्बोधनायन का निर्माण कैसे होगा, ध्यान देना। इस प्रकार से कंपाउंड है CH3 यही कंपाउंड ले रहा हूँ, इसका क्रिया भी बता रहा हूँ, या SN1 क्रिया। कार्बोधनायन मतलब क्या, यहाँ से मतलब क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा भैया प्लस, तो कार्बन प्लस आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा CH3 फिर कार्बन से CH3 पर प्लस, इसे ही तो कहते हैं कार्बोधनायन। क्या कहते हैं, कार्बोधनायन। कार्बोधनायन का निर्माण हो गया, अब क्लोरीन माइनस ग्रुप में बाहर निकल गया। प्रथम स्टेप में कार्बोधनायन का निर्माण हो गया। अब द्वितीय स्टेप में क्या होगा, नाभिक रागी का आक्रमण। हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक, इधर से। द्वितीय स्टेप में क्या होगा, नाभिक रागी का आक्रमण। किसका, नाभिक रागी का आक्रमण। क्या होगा, नाभिक रागी का आक्रमण। तो अब सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, 3 डिग्री कार्बोधनायन को लिख लेते हैं, इधर CH3, ठीक, इधर ऊपर है। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और इस पर क्या होगा, कोई नाभिक रागी आक्रमण करेगा। तो नाभिक रागी है कहाँ भाई, नाभिक रागी इसको ब्रेक करो, K प्लस OH माइनस बनेगा नहीं, तो यही OH माइनस क्या है, OH माइनस क्या है, नाभिक रागी है, तो यही OH माइनस आक्रमण करेगा किस पर, इस कार्बोधनायन पर। तो उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, इधर भी CH3, ठीक, यहाँ भी CH3, इधर भी CH3, यहाँ पे OH, और क्या बन जाएगा, ध्यान दो, यहाँ से K प्लस और इधर Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ पे K प्लस, तो KCl अलग से बन जाएगा, इसका चर्चा नहीं। ये मुख्य उत्पाद नहीं है, मुख्य उत्पाद मेरा यही है, ठीक है। तो ध्यान देना, SN1 अभिक्रिया कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। SN1 अभिक्रिया में जो कार्बोधनायन बनता है ना, इसी को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती। इस पूरे प्रोसेस को जो आपस में कार्बोधनायन और नाभिक रागी आपस में मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, आप इसे लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभिक्रिया का वेग, अगर अभिक्रिया का वेग पूछेगा तो अभिक्रिया का वेग भैया क्या होगा, तो जो अभिक्रिया का वेग होगा, क्या वेग, अभिक्रिया का जो वेग होगा किस पर निर्भर कर रहा है, कार्बोधनायन पर निर्भर कर रहा ही नहीं, तो किस पर, कार्बोधनायन किससे बना है, एल्किल हैलाइड से। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, एल्किल हैलाइड, मतलब कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 होगी। यह SN1 अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। इसकी कोटि क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना, समझ आए कि नहीं यहाँ तक। अब ध्यान दो, पूछ लेगा कि मतलब कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, SN1 अभिक्रिया के क्रियाशीलता का क्रम, SN1 अभिक्रिया के क्रियाशीलता का क्रम याद रखना कि 3 डिग्री सबसे अधिक कार्बोधनायन इससे होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होता है 1 डिग्री। तो मतलब 3 डिग्री ज़्यादा ईसाई होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर क्या होगा 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री। तो याद रख लीजिए SN1 अभिक्रिया के क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। और यहाँ पे मध्यवर्ती क्या बनेगा, ठीक है, मालूम हो गया। तो इस अभिक्रिया के बारे में समझ आएगी नहीं, SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप लोग को समझ आएगी नहीं, बताओ, कमेंट करो। जिसको समझ आए वीडियो को लाइक करो, बात खत्म, चलो लाइक करो। और जिसको नहीं समझ आए तो कमेंट करें, चलो कमेंट करो, जिसको ना समझ आए कमेंट करो, जिसको समझ आए लाइक करो। हम समझते हैं किसको समझ आए किसको नहीं, ठीक है। SN1 अभिक्रिया हो गया। अब चलते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया को द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। SN2 अभिक्रिया को द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। SN2 अभिक्रिया क्या होता है कि नाम से लग रहा है कि भाई SN2, तो लेकिन ये SN2 अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न नहीं होता है। SN2 अभिक्रिया मात्र 1 चरण में ही संपन्न होता है। SN2 अभिक्रिया मात्र 1 चरण में ही संपन्न होता है। अब SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो कोटि होगी कितना होगा, 2 होगा। कितना, 2, अभिक्रिया की कोटि 2।
SN2 अभिक्रिया में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा जिसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था SN2 अभिक्रिया में। लेकिन SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती आता है। ठीक है, तो चलते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई एल्किल हैलाइड है, कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसी नाभिक रागी से करा दे रहे हैं, किसी नाभिक रागी मतलब OH माइनस से ही करा दे रहे हैं। भाई H2O भी ले लो, H2O को ब्रेक करो वो OH माइनस बन जाएगा, तो हम ले रहे हैं OH माइनस। ठीक, OH माइनस। अगर इससे कराएंगे तो उत्पाद में क्या बनेगा देखो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, अभी बताऊंगा विधि आगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ OH जुट जाएगा। मतलब ये अभिक्रिया सही है गलत? गलत है। SN2 अभिक्रिया में जब भी नाभिक रागी आक्रमण करेगा सामने से कभी भी अटैक नहीं करता, हमेशा जब भी अटैक करेगा पीछे से अटैक करेगा। मतलब यहाँ नहीं लिखना पड़ता है, इसको हमको कहाँ लिखना पड़ता है? पीछे से। कहाँ से? पीछे से। कई बात बताओ, एक बात बताओ तुम, यह भी माइनस यह भी माइनस, जब दो समान चीज एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रतिकर्षित हो जाते हैं। अगर माइनस माइनस पास में है प्रतिकर्षित हुई, क्या कर्षित? प्रतिकर्षित मतलब दूर चला जाएंगे। तो इसलिए Cl भी माइनस OH भी माइनस, तो प्रतिकर्षित हुई दूर चला जाए। तो इसलिए OH के का संभावना होता है कि हम पीछे से आक्रमण करें। कहाँ से? पीछे से। जब OH माइनस पीछे से आक्रमण कर सकते, मतलब ये चीज यहाँ ना लिख के हम लोग के यहाँ पीछे से जुड़े चाहता है। ठीक, मुख्य उत्पाद बनते हैं। अब यह अभिक्रिया कितने चरण में संपन्न होता है? एक चरण में। कितने? एक चरण में। अब देखिए यह अभिक्रिया कैसे संपन्न होता है। अगर मान के अब हम लोग ये अभिक्रिया के बारे में बताओ थी, हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन ने लिया, यहाँ पे Cl। अब हम लोग OH माइनस से अभिक्रिया करो, OH माइनस से अभिक्रिया, तो OH माइनस अटैक कहाँ करे? पीछे से। कहाँ से करे? पीछे से। जब OH माइनस अगर पीछे से अटैक करे तो आक्रमण मतलब उत्पाद मतलब आगे का बने, ध्यान देना। तो यहाँ भी जो बने, अब ध्यान दें, संक्रमण अवस्था बने। कैसन अवस्था बने? संक्रमण अवस्था। अब संक्रमण अवस्था के ही लागे तुम बबू लोग पहचाना के कथन। ठीक है, संक्रमण अवस्था में का हुए, ध्यान दो, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकले और इधर से OH माइनस जुटे, लेकिन यहाँ से क्लोरीन का होता बाहर निकलता और OH माइनस का होता जुटता है। क्लोरीन माइनस बाहर निकलता, OH माइनस जुटता, तो यही अवस्था के कौन सा अवस्था कहा जाता है? संक्रमण। कौन सा अवस्था? संक्रमण अवस्था कहा जाए। क्या कहा जाए ये लोगन? संक्रमण अवस्था। ठीक, संक्रमण अवस्था समझिए नहीं कि अब कहे पुनः कुछ समय अभिक्रिया हुई बाद क्लोरीन बाहर निकल जाए, उत्पाद के रूप में क्या बन जाए बताओ? इधर से H बन जाए, यह भी H बन जाए, इधर भी H बन जाए, यहाँ पे OH बन जाए। समझे नहीं? तो ये रहा मतलब SN2 अभिक्रिया। तो अब पूछ ले SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का कोटि कितना होता है या वेग कितना होता है? अभिक्रिया कोटि या वेग कितना होता है? 2। अब समझे कैसे? ध्यान दो कि वेग, ठीक, जो वेग बा इसके पर निर्भर करता। पहली बात तो एल्किल हैलाइड पर भी निर्भर करता, एल्किल हैलाइड पर भी निर्भर करता। दूसरी बात नाभिक रागी पर भी निर्भर करता। काहे कि एल्किल हैलाइड पर ही का आक्रमण करता? नाभिक रागी। एल्किल हैलाइड पर ही नाभिक रागी आक्रमण करता था, इसलिए अभिक्रिया का वेग या कोटि कितना हो जाए? 2। कितना हो जाए? 2। इसलिए इस अभिक्रिया का SN2 अभिक्रिया या द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यह अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होता है। इसमें मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि SN2 अभिक्रिया के क्रियाशीलता का क्रम। और SN2 अभिक्रिया के क्रियाशीलता के क्रम, तो SN2 क्रियाशीलता का क्रम कैसे होता है? चलो ध्यान दो, क्रियाशीलता क्रम चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको मालूम होगा। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है कि 1 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री स्थायी होता है, फिर 3 डिग्री। SN2 अभिक्रिया में सबसे अधिक कौन स्थायी होता है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो बोला सर कि कैसे? तो क्या मालूम है कैसे? बताइए दे, समझे कैसे होता है? ये काहे की स्थायी? हम कुछ फिगर बनाओ थी तो तुम लोग को खुद लोग समझ आए। ध्यान दो, हम लोग चलो एक उदाहरण के थ्रू चलते ना। इधर मान लो कि H ले ला, इधर भी यहाँ CH3 ले लिया जाए, H ले लिया जाए, यहाँ Cl ले लिया जाता है। ठीक, दूसरा कंपाउंड इधर भी मतलब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH3H। ठीक, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? Cl। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुटा हुआ कार्बन कितना डिग्री? 1 डिग्री। हाइड्रोजन जिस कार्बन जुटा हुआ कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री। हाइड्रोजन जिस कार्बन जुटा है यह कार्बन कितना है?
3 डिग्री, कितना है 3 डिग्री, कितना है 3 डिग्री। अब बात सुनो, नाभिक राही अटैक कहाँ से कर रहा है SN2 अभिक्रिया में, पीछे से। आक्रमण कहाँ से कर रहा है, पीछे से कर रहा है। आक्रमण कहाँ से कर रहा है, पीछे से कर रहा है, कर रहा है नहीं। अब ध्यान दो, अगर हम लोग ये जो हाइड्रोजन है, इस मतलब कि कार्बन से जो हाइड्रोजन 3 लगा है, इस तीनों हाइड्रोजन को हम लोग ओपन चैन में लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी तीनों हाइड्रोजन को ओपन चैन के रूप में लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ पर भी लिखे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो हर जगह पहले लिख देते हैं, आपको अब समझ आने लगेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसको भी चैन खोलो। अब बताओ कौन सा संरचना कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। यह जटिल है कि यह जटिल है कि यह जटिल है। संरचना संख्या A B C, बताओ बताओ, कमेंट करो कौन सा संरचना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा संरचना ज़्यादा जटिल है। तो देख संरचना संख्या C में ज़्यादा जटिल है। हैलोजन जिस कार्बन से जुटा है उस कार्बन के पास मतलब कि जालीनुमा संरचना ज़्यादा बना है। ठीक है, तो यहाँ कोई आक्रमण नहीं कर सकता आसानी से। लेकिन हैलोजन देखो बी संरचना में, हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है उस कार्बन के पास थोड़ा सा जगह है इसके तुलना में, मतलब यहाँ नाभिक राही अच्छे से आक्रमण, थोड़ा सा अच्छे से आसानी से आक्रमण कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है, यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो अगर नाभिक राही सबसे आसानी से कहाँ आक्रमण कर सकता है, मतलब कि 1 डिग्री कार्बन पर, फिर 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर। इसीलिए 1 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री स्थायी होता है, फिर 3 डिग्री स्थायी होता है। तो समझ आ गया नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री SN2 अभिक्रिया में कौन ज़्यादा स्थायी है। इससे पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको पहचान करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इसको उत्तर भी देना है। देखते हैं कौन कौन उत्तर सही देता है। चलो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, समझ तो आ गया होगा। चलो बताओ, निम्नलिखित हैलोजन यौगिकों के युग्मों में से कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मतलब कुछ यौगिक दे रहे हैं, उसमें SN2 अभिक्रिया कौन सा यौगिक तीव्रता मतलब तेजी से देगा, कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया तेजी से देगा। चलो भैया क्वेश्चन देखो, कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया तेजी से देगा, CH2Cl या इस प्रकार का कोई कंपाउंड ले लिया जाए। दोनों में से बताओ कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देगा। तो मैंने बताया SN2 अभिक्रिया तीव्रता से वही देगा जो वह 1 डिग्री होगा। अब चेक करो इसमें कौन सा 1 डिग्री है। क्लोरीन जिस कार्बन परमाणु से जुटा है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुटा है, 2 कार्बन से, तो यह कार्बन कितना है 2 डिग्री है। यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन से जुटा है वह कार्बन कितना डिग्री है, वह कार्बन 1 डिग्री है। तो मतलब यह अभिक्रिया तीव्रता से देगा, इसका उत्तर यही होगा। एक मैंने समझाया, एक आपके लिए है। तो अब एक आप बताओ। चलो एक मैं आपको लिखता हूँ दूसरा क्वेश्चन, बताना ना। यहाँ पे आई लिख देते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लिख देते हैं। तो अब बताओ SN2 अभिक्रिया के लिए कौन सा अभिक्रिया बहुत तीव्रता से होगा, मतलब कौन सा अभिक्रिया आसानी से होगा। मतलब कि आयोडीन जिस कार्बन जुटा है वह भी 1 डिग्री, ब्रोमीन जिस कार्बन जुटा है वह भी 1 डिग्री। तब बताओ यहाँ किस प्रकार का लॉजिक लगाओगे, लगाओ लॉजिक। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बताओ कौन सा सही, कमेंट करो, सब लोग चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे सही कौन सा होगा, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन संख्या मतलब ए, क्योंकि ऑप्शन संख्या ए इसलिए सही होगा क्योंकि आयोडीन का जो आकार होता है बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे जब मतलब और ब्रोमीन का देखो, ब्रोमीन का छोटा होता है, यहाँ पे नाभिक राही आसानी से आक्रमण कर सकता है। और द्रव्यमान संख्या विदित होता है, इसलिए यह कंपाउंड ज़्यादा स्थायी होगा, यह कंपाउंड कम स्थायी होगा। तो यह कुछ क्वेश्चन था। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग को वीडियो पॉज करके इसको करना है। ठीक है, SN1 से SN2 अभिक्रिया हो गया। अब हम आपको आगे कल बताएंगे विलोपन अभिक्रिया तथा धातु के साथ अभिक्रिया कल बताएंगे, और कल कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।